नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी बिहार में एक नए नए कांड करने जा रही है। नीतीश की पार्टी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, इस पर चर्चा है। आखिर देश की राजनीति में ऐसा क्या होने वाला है? बाबा बागेश्वर कौन सा खेल खेलने वाले हैं? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने विस्तार से बातचीत करी। बहुत रोचक बातचीत है भास्कर के संपादक केपी मलिक के साथ। 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। बहुत बहुत केपी मलिक साहब आपका वेलकम। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद। मलिक साहब, शादी हुई अभी, फेरे पड़े और उससे पहले तलाक की स्थिति आ रही है। मतलब उतनी तो नहीं आ रही है, लेकिन मुंह फूला हुआ है। नीतीश बाबू जो हैं वो तैयार नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष दे दिया जाए बीजेपी को। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा अध्यक्ष दिया और उनकी पार्टी में ऑपरेशन लूटो शुरू, तोड़फोड़ शुरू, लिहाजा मामला पेच फंस गया। आप सोचो, संघ में मिलकर चुनाव लड़े, संघ में मिलकर सरकार बना रहे हैं, शपथ हुई नहीं, पहले मुंह फूलना शुरू हो गया, बारात में नाराज फूफा की तरह। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ू छटका है, टूटन से फिर ना जुड़े, जुड़े सो गांठ पड़ जाए। तो यहाँ तो गांठ ही गांठ पड़ रही है शुरुआत में। क्या लग रहा है आपको कि ये नीतीश बाबू के साथ खेला क्या कर रही है मोदी साहब और चाणक साहब? हमारे कुछ खेल खेलना चाह रहे हैं? अभी शपथ हुआ नहीं कि पहले तोड़फोड़ की तैयारी है? क्या फीडबैक है आपका? और नहीं संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जो हो रहा है उनके साथ, क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं ये सब अचानक हुआ है। इतनी सीटें नीतीश की आ जाएंगी, उनको खुद को अंदाजा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये ड्राइग्राम बनाया है, ये इस तरह से बनाया है कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी चाहे, बिना नीतीश के भी वो अपनी सरकार बना सकती है। तो इसलिए नीतीश कुमार बहुत दबाव में है। दूसरी क्या है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, उनकी सारी शर्तें आज नहीं तो कल माननी ही पड़ेगी। क्योंकि भले ही वो इस्तीफा देने गए थे, सारी बात हो गई थी और बात ये हुई थी कि उधर उनको ये इस्तीफा अपना देंगे और उधर गवर्नर उनको सरकार बनाने का न्योते का लेटर देंगे। तो जब गवर्नर ने कहा कि पहले आप इस्तीफा दीजिए, वो तो बाद में हम देंगे, तो ये इस्तीफा नहीं दिया और इस्तीफा वापस ले आए लिखा दिखाया। इतना अविश्वास है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि पत्रवाहक जा रहे हैं, एक पत्रवाहक चार्टर्ड प्लेन से पटना से दिल्ली आते हैं, फिर पत्रवाहक जो है दिल्ली से पटना जाते हैं। तो जो ये दो क्रांतिकारी हैं, नीतीश कुमार और अमित शाह जी, साथ में चाय पर चर्चा क्यों नहीं कर लेते? इनको क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही? क्योंकि ये इसलिए इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, कहीं ना कहीं दोनों में भयंकर अविश्वास है, कहीं ना कहीं दोनों को ये लग रहा है कि एक दूसरा दूसरे को धोखा दे सकता है। नीतीश कुमार जी अपने पार्टी को बचाने के लिए अंतिम लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। और संजय जी, मुझे जो लगता है कि इसका जो पटापेक्ष होगा उसमें ये होगा कि एक उचित समय के लिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, खुद भी शर्त को वो मान लेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी मान लेगी कि भाई आपको फिक्स जो है 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, साल भर के लिए हमें बना दिया जाए और उसके लिए बाद हम जो है आपके लिए रास्ता साफ करने को तैयार हैं और हम आप भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसमें नीतीश कुमार कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी ना टूटे। उसमें वो एक नया प्रयास ये भी चल रहा है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो लड़के हैं निशांत कुमार, उनको भी तैयार किया जा रहा है और उनको भी सरकार में कोई जगह दिलाई जाए या संगठन में कोई मजबूत जगह दिलाई जाए। क्योंकि पहले नीतीश कुमार इस चीज से बचना चाहते थे कि उनके ऊपर परिवार वाद का आरोप लगे या वो भी परिवार की राजनीति करते हैं, इस तरह का आरोप लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आज नहीं तो कल या मेरे मरने के बाद ये मेरे लड़के को लेके आएंगे ही, और दूसरा उनके पास आज कोई ऐसा विश्वास पात्र व्यक्ति है नहीं, जिसको भी वो बनाते हैं, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, चाहे वो राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, वो जिसको भी बनाते हैं वो भाजपा की गोद में बैठ जाता है जाके। मांझी जी को कुछ दिन के लिए बनाया तो उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो उनकी समझ में आ गया है कि कोई बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति ही पार्टी की कमान संभाले। और आज जो जेडीयू है वो नीतीश कुमार जी की अपनी जेडीयू है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का कोई इतना बड़ा नेता नहीं है।
इतना सेकंड नंबर का नेता नहीं है जिसके नाम पे जेडीयू आगे चल सके। तो एक इस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है, जो जेडीयू के और नीतीश कुमार के खास सलाहकार हैं, पक्के सलाहकार हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, उनके करीबी हैं। वो उन लोगों ने ये खाका पेश किया है नीतीश कुमार के सामने, और खबरें इस प्रकार से हैं कि नीतीश कुमार को कहीं न कहीं इस बात के लिए राजी कर लिया। लेकिन वो कितनी देर तक पार्टी को संभाल पाएँगे, कितना क्या कर पाएँगे, वो बात की बातें हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार सिर्फ मुझे उनकी वो वाली हरकत दिखाई दे रही है कि वो अपनी शर्तें मनवाने के लिए बंदर भभकी दे रहे हैं, कर कुछ नहीं पाएँगे। इसीलिए उनको खूब उछलने-कूदने का मौका अमित शाह दे रहे हैं कि आप खुद खूब उछल-कूद कर लीजिए और उसके बाद तो जो हम चाहेंगे वो करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा हथियार जो अमित शाह के पास है वो ये है कि वो कभी भी इनकी पार्टी को तोड़ सकते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरह का कलंक ना लिया जाए, क्योंकि फिर कहीं ऐसा ना हो कि सिंपैथी बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार को मिल जाए और नीतीश कुमार को एक बहाना मिल जाए केंद्र की सत्ता को हिलाने का। तो वो अभी चाहते हैं कि राजी-रिश्ती में मामला निपट जाए। अगर नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी वो अशिर पे भी उतारू होगी। तो मैं निश्चित तौर पर भी ये कह सकता हूँ कि ये जो लड़ाई है या जो आखिरी बैटल नीतीश कुमार लड़ रहे हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए, ये वही एक प्रयास है। अब वो इस प्रयास में कितना सफल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि गृह मंत्री भी हमारा होगा, स्पीकर भी हमारा होगा, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। तो ये ज़ाहिर-सा लगता नहीं है कि इतनी सारी शर्तें भारतीय जनता पार्टी मान लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबसे बड़ी पार्टी है। वो कह देगी आप ले लीजिए, विधानसभा का अध्यक्ष भी ले लीजिए, गृह मंत्री भी ले लीजिए और मुख्यमंत्री दे दीजिए, तो उसपे भी नीतीश नहीं मानेंगे। और नीतीश कुमार को ये भी पता है कि अगर वो मुख्यमंत्री बन गए और विधानसभा अध्यक्ष भाजपा का बन गया, तो फिर क्या होगा वो ये भी जानते हैं। तो एक हिसाब से नीतीश कुमार जी यहाँ फँस गए हैं और नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में फँस गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य ने जो ये चक्रव्यूह रचा है, उसमें अब नीतीश कुमार के छटपटाने के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी। मलिक साहब, कानपुर में एक लड्डू की दुकान है, उससे कहते हैं ठगों के लड्डू, ठग के लड्डू। उसका स्लोगन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा सहयोगी दल नहीं जिसकी बीजेपी ने बैंड ना बजा दी हो। बाला साहब ठाकरे ने बड़े प्यार मोहब्बत कर जताई बीजेपी को महाराष्ट्र में। ठाकरे साहब के बाद पार्टी टूट गई। अकाली दल ने गले लगाया, अकाली दल खत्म हो गया। एक नहीं 10 ही उदाहरण है। नीतीश ने पलने फूलने का मौका दिया बिहार में। आज नीतीश उम्र के इस पड़ाव पर, जब उनका आखिरी राजनीतिक चुनाव है ये, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर दिखाई देती है। तमाम गोदी मीडिया के चैनल ही बता रहे थे जानबूझ के नीतीश को कमजोर दिखाने के लिए। ऐसे मौके पे नीतीश को किनारे किया जा रहा है। लेकिन बिहार का जो मूड है, बिहार का जो टेम्परेचर है, बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुर्मी समाज में जो नीतीश को लेकर सिंपेथी है, तो भारतीय जनता पार्टी ये बात तो समझ रही होगी कि अगर नीतीश की जगह कुछ और प्रयोग किए गए तो कुर्मी समाज बिहार का और उत्तर प्रदेश का नाराज हो जाएगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश का कुर्मी समाज नाराज चल रहा है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के खेमे में कुर्मियों के बहुत बड़ी संख्या में वोट गए। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय एक पिछड़ी जाति के नेता को किनारे करने, हाशिए पे लगाने, क्योंकि अब लड़ाई पिछड़े और दलितों की ही है, ये बात सब जानते हैं। जिसके संग पिछड़ा वर्ग, सत्ता उसकी। तो नीतीश को किनारे कराने की रणनीति, और नीतीश भी कम दांव पेच नहीं जानते। अगर ऐसा नहीं होता तो उस दिन जब गाड़ियां घुसी थी राजभवन में, काफिला घुसा था राजभवन में, तो इस्तीफा दे दिया होता। मुझे तो इन दिनों में महारानी सीरियल देख रहा हूँ, महारानी पार्ट 4, तो उसकी सारी कहानियां मुझे यही नजर आ रही हैं। षड्यंत्र, राजा के इर्द गिर्द षड्यंत्र, परिवारवाद। नीतीश ने अपने बेटे की फोटो भी अब ट्वीट कर दी। ये चक्रव्यूह जो है ना राजनीति का, ये रिश्तों को रिश्ते रखने नहीं देता। कोई दोस्त को दोस्त नहीं रहने देता, दुश्मन को दुश्मन नहीं रहने देता। राजनीति में दोस्त कब दुश्मन बन जाए, दुश्मन कब दोस्त बन जाए, कुछ कहा नहीं जाता। राजनीति है ही इतनी घिनौनी चीज, गंदी चीज। लेकिन क्या नीतीश इस बार वाकई में चाणक्य के चक्रव्यूह में, जैसा आप कह रहे हैं, फंस गए हैं,
क्या नीतीश अभी भी कोई दांव चल सकते हैं, कोई खेल खेल सकते हैं? अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश एक हो गए तो क्या दिल्ली की कुर्सी, दिल्ली का सिंहासन भी हिलने की स्थिति में आ सकता है? संजय जी, देखिए, मैं आपकी कई सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता और बिल्कुल भी कि नीतीश कुमार जी अब कोई बहुत बड़ी चाल चल देंगे और बहुत बड़ा कोई वो दिखाएंगे, कुछ नहीं होता। सबसे पहले जो आपने कहा कि कहीं कुर्मी समाज नाराज हो जाएगा, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, वोट देगा, कहीं नहीं हो रहा है। कोई चिंता इनको नहीं है। इनके पास जो हथियार है 10,000 वाला, बम बम हो गया बिहार में, यादव कहाँ चले गए वहां, बताइए। तो कोई नाराज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो ठाकुर भी नाराज हुए थे, उससे पहले दूसरे जाट बड़े नाराज थे, किसान बड़ा आंदोलन हुआ था, 750 किसान मारे गए थे और हम लोग खूब कह रहे थे कि वेस्टर्न यूपी का, हरियाणा का जाट बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और हरियाणा का नाराज जाट था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई स्टेट में। उत्तर प्रदेश का जाट बहुत नाराज था और भाई साहब फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई। तो ऐसी नाराजगी वाला जमाना चला गया, कोई नाराज नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, आज खेल ये चल रहा है। तो जवाब अब तो भाई साहब, पहले आप लालच दे रहे थे, कोई रायतू बंधु दे रहा है, कोई योजनाएं दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई मोबाइल दे रहा है, कोई साइकिल दे रहा है। छोड़िए साइकिल, सीधा कैश लीजिए आप, सीधा कैश लीजिए आप, कैश मिल रहा है सीधा। आप किसानों को कैश दे रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि 27वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करेंगे, जैसे अपनी जेब में से निकाल के पैसे बांटेंगे उस किसान को। मजाक बना के रखा हुआ है। उसकी फसल के दाम दे नहीं रहे। जो खाद का कट्टा पहले 50 किलो का 1300 रुपए का आता था, वो 1800 का कर दिया और 5 किलो वेट कम कर दिया, 45 किलो का कर दिया और दे दिया उसको 2,000 रुपए। ले बेटा 2,000 रुपए, खूब नाच कूद करो। तो ये क्या हो रहा है, ये जानते हैं कि पब्लिक को बूथ कैसे बनाया जाए और पब्लिक को काम पे कैसे लगाया जाए। मैंने कल भी कहा था आपके चैनल पे कि पब्लिक को कितना शानदार काम दिया है। आपको पता आज हमारे बागेश्वर जी पहुंच गए मथुरा में और वहां पे क्या बम बम मामला चल रहा है। सब लोग लगे हुए हैं, खाली थोड़े ही बैठे हैं लोग यहाँ। तो इन्होंने सबको काम दे दिया है, जो भी है, चाहे वो कुर्मी हो चाहे कोई भी हो, सब जातिवाद से ऊपर उठ चुके हैं। अब एक ही वाद है और वो है पैसावाद, वो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता की नब्ज को समझ चुकी है, चाणक्य सब चीजों को समझ चुके हैं, चाणक्य उस चीज पर चल रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बिहार में बनने जा रही है। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, नीतीश कुमार जी बन जाए कुछ महीनों के लिए, लेकिन वो लंबा समय उस चीज को लेकर चल पाएंगे, मुझे आज थोड़ा इस पर डाउट हो रहा है। क्योंकि जिस तरह की चीजें हम दिल्ली में देख रहे हैं, ये संजय जी सबसे बड़ा कारण है। बात किसके बीच में चल रही, नीतीश कुमार और अमित शाह के। और दो क्रांतिकारी पत्रवाहक जा रहे हैं, इधर का संदेश उधर दे रहे हैं, उधर का संदेश इधर दे रहे हैं। संदेश वाहकों के थ्रू बातचीत चल रही है। ये तो ऐसा चल रहा है कि दिल्ली की और पानीपत की लड़ाई चल रही है और एक पर एक जो है इनका वो जाता है, दूत इनका जाता है संदेशा लेके वहां और उनका दूत संदेशा लेके आता है यहाँ। तो आपस में क्यों नहीं बात कर ले रहे हैं आप? तो इसका मतलब ये। और दूसरा संजय जी, अंत में मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि देखिए जो प्रक्रिया है, भाई गवर्नर के पास आप गए थे, गवर्नर सबसे पहले पूछता है कि आपकी अपने जनता दल यू के विधायकों की मीटिंग हुई और जनता दल यू के विधायकों ने आपको अपना नेता चुना। फिर जो है सारे एनडीए के विधायक दल की मीटिंग हुई, उन्होंने आपको अपना नेता चुना और तब आप वो उनके समर्थन की चिट्ठी लेके गवर्नर के पास पहुंचे। क्या मीटिंगें हो गई हैं और क्या मीटिंग में इनको नेता चुना जाएगा ये तय हो चुका है? या तो फिर प्रधानमंत्री जी वाला फॉर्मूला अपनाइए आप, हम करते ही नहीं। हाँ, कि हम दल की बैठक ही कहाँ हुई आज तक? भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि हम कोई भाजपा संसदीय दल की मीटिंग नहीं करेंगे, हम पूरे एनडीए की करेंगे। तो नीतीश कुमार जी में अगर इतनी ताकत है तो वो एनडीए की मीटिंग करें और अपना नाम प्रस्तावित करवाएं और लेटर ले निकल लें गवर्नर साहब के पास। तो जो गवर्नर है वो तो पुराने दोस्त हैं, उनके करीबी हैं, तो वो थोड़े ही मना के जाए ले आए चिट्ठी। तो बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अविश्वास गवर्नर के और मुख्यमंत्री के बीच में है।
और बहुत बड़ा अविश्वास मुख्यमंत्री के और गृह मंत्री के बीच में है, इसलिए ये तालमेल बन नहीं पा रहा है। अब ये कैसे बनेगा? ये विधायक दल की मीटिंग है, अब उस मीटिंग में क्या गुल खिलेंगे, क्या होगा, ये आपको कल पता लगेगा। लेकिन आज तस्वीर बहुत गंभीर है जो सामने आ रही है, बहुत सारे सवाल हमारे सामने मुंह बाए खड़े हुए हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जब संदेश वाहक की बात करी तो मुझे याद आया कि सलमान खान की पिक्चर थी बड़ी चर्चित, कबूतर जा जा जा, कबूतर से चिट्ठियां जाती थी, और अब आपके संदेश वाहक कहते चार्टर जहाजों से जा रहे हैं। एक बात करने के लिए एक चार्टर जहाज जा रहा है, दूसरा आ रहा है, यानी लाखों रुपया एक चार्टर से जाने का, एक चिट्ठी जाने का, एक संदेशा जाने का। जो काम मोबाइल पे हो सकता है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो सकता है, जो मिलके हो सकता है। नीतीश के गृह मंत्री की मीटिंग नहीं हो रही है, लाखों रुपया पब्लिक के टैक्स का पैसा नेता ऐसे उड़ाते हैं जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में मुंशी पुलिया से पॉलिटेक्निक तक कोई टेम्पो चल रहा, आवाज लगा रही है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। चार्टर प्लेन तो ऐसे चलते हैं। जिस देश की 80% जनता को 2 वक्त का राशन दिया जाता है, जहाँ खाने के पैसे नहीं है उसके पास में, वहां पे नेता चार्टर प्लेन का इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं, दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना। कोई मतलब ही नहीं है आम आदमी से, गरीब आदमी से, उसके पैसे से, उसके टैक्स से। नेताओं की अय्याशी चल रही है। जो काम बैठ के एक मीटिंग में तय हो सकता था वो इस तरह चल रहा है। विधायकों को 2-2 करोड़ रुपए देने की चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं। मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं सच है, लेकिन ये एक गरीब के मुंह पर तमाचा नहीं है कि इस तरह नेता जरा जरा सी बातों के लिए जहाजों को ऐसे उड़ाते फिरते हैं। नहीं संजय जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जहाज तो चलते रहते हैं। ये तो आपको पता लग गया कि चार्टर्ड प्लेन में संजय झा और लल्लन सिंह आ रहे हैं। ये तो रोज का काम है, रोज दसियों फ्लाइट ऐसी जाती है, दसियों आती है। वो तो तेल फूक रहा है, सबको, किसी को क्या पता कहाँ फूक रहा है। लेकिन मेरा तो थोड़ा सा ये है कि जिस चार्टर्ड प्लेन में, स्पेशल प्लेन में, विशेष विमान में संजय झा जी और लल्लन सिंह जी आ रहे थे, पीछे वाली जो एक छोटी सी सीट है वो नीतीश कुमार जी को भी दे देते। नीतीश कुमार जी भी उसी में लटक लेते बेचारे, और आके उनको कहीं बिहार भवन में कमरा वमरा दिला देते, और फिर वहां पे जो है वो जाके अपना अमित शाह जी के ऑफिस में बात कर लेते, जाके वो भी चले जाते। सही तो बात समझ है। नहीं आ रहा है कि वो क्यों नहीं आ रहे, आमना सामना क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या नीतीश कुमार जी डर रहे हैं, या अमित शाह जी डर रहे हैं, या लल्लन सिंह डर रहे हैं, या संजय झा को अपना खतरा हो रहा है? ये खतरा किसको है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आमना सामना हो रहा है? और संदेशे कहीं इधर से गया एक, रास्ते में डबल तो नहीं हो जा रहे हैं, और उधर से संदेशा चला कुछ और, दिल्ली आते आते हो गया कुछ और, ऐसा भी है क्या? तो ये बहुत सारी चीजें हैं इन संदेशों के बीच। ये संदेश वाहक जो है कहीं चिट्ठी ना बदल दे रहे हो, कहीं 2 लाइन ना मिटा दे रहे हो, कहीं कहीं जो है नीतीश जी को कोई ऐसा पेन दे दिया हो, जैसे वो आपने हरियाणा चुनाव में देखा था कि दिल्ली आते आते संदेशा आधा मिट गया और आधा संदेशा लिखा रह गया। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आप डाउट कर सकते हैं। सही तो बात ये है। और तमाशा क्यों हो रहा है? अच्छा, वो जी, हर तरफ तमाशा हो रहा है। बंगाल में चुनाव हुआ नहीं कि वहां मणि भट्टाचार्य पे राज्यपाल ने सीबीआई का केस चलाने की अनुमति दे दी, मतलब ऑपरेशन बंगाल शुरू हो गया। आपने बाबा बागेश्वर का नाम लिया, जो जिनको ईडी और सीबीआई चार्जशीट कर रही है, ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, वो सब बाबा बागेश्वर की शरण में आ गए। जिनके परिजन ब्लू फिल्म बनाते थे वो बाबा बागेश्वर के हिंदू धर्म की जागृति करने के लिए आ गए। तो आजकल जो ये महात्मा लोग हैं, बाबा लोग हो, नित्यानंद हो, चिन्मयानंद हो, राम रहीम हो, आशा राम हो, ये सारे बाबा ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को कलंकित किया है। अब बताओ कि मुझे शिल्पा शेट्टी के पति पे क्या क्या आरोप है। शिल्पा शेट्टी बाबा बागेश्वर जी के हैं। क्रिकेट खिलाड़ी जिनको ईडी सट्टाबाजी में ढूंढ रहे हैं वो बाबा बागेश्वर की शरण में। बाबाओं के अभी एक अपराधियों का, जैसे राम रहीम है, हत्यारा है, बलात्कारी है, इतनी बार पैरोल पे छूट जाता है कि हैरानी होती है। बर्थडे मनाना होता है तो पैरोल पे छूट जाता है। इस देश में क्या अब बाबाओं की चांदी आने वाली है? जब से मोदी जी आए तब से बाबा ही बाबा हो रहे हैं। मुझे लगता है अब सब देश ही परम बाबा हो जाएगा, उसके बाद में बैठ के ओम ओम करते रहेंगे सब लोग। नहीं संजय जी, एक तो इसमें ये है कि बाबा, देखिए इसमें क्या दिक्कत होती है कि इस तरह के लोगों के आने से, जो वास्तव में अगर अच्छे लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे बाबा, सारे साधु सन्यासी संत सब इन्हीं की श्रेणी में आ गए। उच्च कोटि के भी हमारे यहाँ हैं। हमारा तो देश ही जाना जाता है कि इस तरह के सन्यासियों के लिए और साधुओं के लिए, बाबाओं के लिए। ऐसा तो है नहीं, हमारे यहाँ तो एक से एक बाबा हुए हैं। एक सेकंड, लेकिन क्या उनके चोले में? मलिक साहब एक चीज करो। महामंडलेश्वर हुए एक, मतलब सब अखाड़ों के सबसे बड़े चीफ हो गए एक। नाम भी ले देता हूँ, चलिए, मैं कैलाश आनंद जी। मैंने कुंभ मेले में देखा, मुझे लगा कि ये तो महामंडलेश्वरों के भी बॉस हैं, सुपर बॉस हैं।
मतलब इनके आगे लोग बेचे जा रहे हैं। फिर मैंने देखा कंगना रनौत के संग वो महामंडलेश्वर जी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। मैंने कहा कैलाशानंद जी महामंडलेश्वर जी कंगना रनौत को क्यों घुमा रहे हैं। फिर मैंने देखा कुंभ मेले में मैंने देखा अमित शाह आए, तो इन्हीं कैलाशानंद और बाकी सारे महात्मा कुंभ जितने महामंडलेश्वर थे सब अमित शाह जी के ऊपर जल चढ़ा रहे। तो मैंने उसमें वीडियो में कहा भी कि यार तुम लोग जिन संतों की चरणों में पड़े रहते हो, चरणों की धूल लेते हो, ये तो किसी और के चरणों की धूल ले रहे हैं। तो तुम भी सीधा अमित शाह पे जल चढ़ाओ, काहे इन महामंडलेश्वर के चक्कर में पड़ते हो। वहां तक भी सही था, चलो नेतागिरी करनी है। फिर मैंने देखा कुछ दिनों बाद मुकेश अंबानी आए, तो ये कैलाशानंद जी मुकेश अंबानी को डुबकी लगा रहे हैं। तो जिन संतों की संत इसलिए बनते हैं कि आपकी जीवन के सारे सुख दुख से ऊपर उठ जाए, उनको जीवन मृत्यु का भय खत्म हो जाए, लाभ हानि का लोभ खत्म हो जाए, यश अपयश की चिंता खत्म हो जाए, सिर्फ ईश्वर का शरण करें। लेकिन ये तो कोई अमित शाह को डुबकी लगवा रहा है, कोई मुकेश अंबानी को लगा रहा है, अयोध्या में चले जाइए तो जितने ये बड़े बड़े महात्मा जी दिखाई देते हैं, 6-6 गन्ना लेके चलते हैं पीछे। अब बताओ जब महंत को जो गेरुआ वस्त्र पहने बाबाओं को अपनी जान की चिंता है, भाई आपने गेरुआ वस्त्र पहन लिया तो ये जान आत्मा मान लेना चाहिए नश्वर है, सब प्रभु के हाथ में जब जानी है। तो इनके आश्रमों में मैंने हरिद्वार में इन्हीं कैलाशानंद जी की जमीन पर कब्जाने के किस्से देखे, इनके गुरु जी के एक महिला की बहुत कहानियां सुनी मैंने। इन महामंडलेश्वरों के जमीनों के किस्से, इनकी अय्याशियों के किस्से, इनके हथियार लेके चलने के किस्से, इनके गनर लेके चलने के किस्से। सच में पहले कभी कोई गेरू वस्त्र वाला व्यक्ति आता था तो मन में श्रद्धा खुद आती है, ऐसे देश में गेरू वस्त्र का सम्मान है, भगवा का सम्मान है। लेकिन मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं क्या सम्मान आएगा। आप अयोध्या में हरिद्वार में जाइए, अगर बाबा निकल के आ रहा है, गले में 10-10 सोने की चैन पड़ी हुई है, पीछे 20 बंदूक और राइफल वाले हैं, हेलीकॉप्टर में कंगना रनौत के संग घूम रहा है, तो आपके मन में क्या सम्मान आएगा। उससे तो हम और आप अच्छे हैं, जैसे भी हैं जनता के सामने तो हैं, जो भी हैं अमंडा खाएं, मीट खाएं, शराब पिए, जो भी करें जनता के सामने तो हैं। कम से कम बाबाओं की तरह हम दो वैसे बहुरूपी तो नहीं है कि हम लोग वैसे अपराधियों को भी संरक्षण दें यार। भैया मलिक साहब गजब गजब है, बाबा बागेश्वर की बात याद आ गई। खैर संजय जी तो देखिए, आपको ये देखना होगा कि मैं जिस तरह की बात कर रहा हूँ कि बाबा हमारे यहाँ एक से एक हुए हैं। और आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि सन्यासियों के लिए सिंहासन खाली राजा महाराजा कर दिया करते थे पहले। और भले ही मुगल भी सम्मान करते थे हमारे साधु संतों का, ऐसा नहीं है। और आज भी ऐसे साधु संत हैं, वो पब्लिक के सामने नहीं आते हैं, वो आम हाँ पब्लिक से दूर रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। दूसरी बात यह है कि आजकल के जो ये साधु संत हैं, ये तो ढोंगी है, साधु संत के कपड़े पहन के ढोंग करते हुए घूम रहे हैं। अरे ये मैंने दुर्भाग्य। बस एक बार मैं भूल जाऊंगा मैंने एक बड़े आश्रम में एक बड़े बाबा के कमरे में ब्लू लेवल की स्कॉच की 4 बोतलें रखी देखी अलमारी में, मेरे सामने बाबा खोल बैठे अलमारी। मैंने माथा ठोक लिया, मैंने कहा आश्रम में, और आश्रम में एक से एक बड़ा करोड़पति आदमी बाबा के चरणों में लंबा लंबा हो जा रहा है। उनकी जो कंठी है, जो भी पेटी होती है, उसमें चैन उतार कर डाल दे रहा है, रुपए डाल दे रहा है, घड़ी डाल दे रहा है, अंगूठी डाल दे रहा है, और बाबा के अलमारी में स्कॉच की बोतलें रखी हुई हैं। आप सही कह रहे हो, जो बाबा होते हैं वाकई में वो हिमालय की कंदराओं में होंगे, गुफाओं में होंगे, दिखेंगे ही नहीं। और ये जो दिख रहे हैं ना, ये धन पशुओं के पैसे पे मौज काट रहे हैं, एक बड़े चर्चित बाबा हैं, वो अमित शाह के पैरवी करने पहुंच गए। बड़ा देश के बड़ा बड़ा जाना है। मुझे पता है अमित शाह ने कहा कि अपना काम करिए, ये सब पैरवी, ये सट्टे वट्टे वालों की पैरवी करना बंद कर दीजिए। लेकिन हम मलिक साहब नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए क्या होता है ना, कि ये तो डुप्लीकेट लोग जो है वो हर फील्ड में है, ऐसा नहीं है। हर फील्ड में, हमारे आपके फील्ड में भी है, हमारे आपके फील्ड में भी है। सुधीर चौधरी और क्या कर रहे हैं, तिहाड़ जेल में 100 करोड़ रुपए रिश्वत में जेल में हो, क्या पत्रकार बन गए, बाहर जगह है। नहीं, बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ लंबी फेरिस्त है। लेकिन हम बात यहाँ बाबाओं की कर रहे हैं। आज बाबाओं की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि इसकी एक कहावत है, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, किसान हूँ, इसलिए खेती किसानी की बात करता हूँ। अगर एक किसान के पास कोई अच्छी ऐसी बीज हाथ लग जाए, ऐसी फसल हाथ लग जाए कि बड़ा मुनाफा हो रहा है, तो सारे किसान पीछे लग जाते हैं, सब उसी की बुआई करेंगे और उसी की खेती करेंगे। अब हमारे यहाँ क्या हुआ था कि शुरू में पॉपुलर का एक पेड़ होता है, वो कई किसानों ने लगाए, बड़ा मुनाफा हुआ तो सबको बाढ़ आ गई, पॉपुलर पानी सोख गन्ने का। हाँ, और गन्ने का भी संजय जी हमारे यहाँ ऐसे ही हुआ था, जो गन्ना बेल्ट एकदम से हो गई। हमें याद है जब हम छोटे थे, हमारे यहाँ गेहूं, चना, उड़द
और बात सन जो ये जिससे आप चारपाई बुनते हैं, जो पटसन बनाते हैं, मतलब तमाम फसलें होती थी, लेकिन धीरे धीरे गन्ना ही हो गया भाई सबसे मुनाफे वाला यही है। तो आज ये देखिए, आज देश में सबसे मुनाफे वाला धंधा कौन सा है? बाबा का अब है आप वहां। बताइए, बागेश्वर बाबा की डिग्री बताइए, बागेश्वर बाबा ने कितने साल तक रिसर्च किया वो बताइए, बाबा बागेश्वर ने कहा पीएचडी करी वो बताइए। और बाबा बागेश्वर जो परसों तक साइकिल पे चल रहे थे, साइकिल पे भी शायद नहीं चल रहे, पैदल ही चल रहे थे, आज वो भी चार्टर्ड में घूम रहे हैं। और चार्टर्ड में एक में वो खुद बैठते हैं एक सीट पे, और एक सीट पर भगवान को बिठाते हैं, दोनों बैठ के चलते हैं, और बाकी चेले चपाटे पीछे रहते हैं, वो भी चार्टर्ड में चल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा धंधा है, कौन सा बिजनेस है, कौन सी लाइन है, कौन सी खेती है, कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी दुकान है, कौन सा व्यवसाय है जो इतनी जल्दी तरक्की करे और हाँ जल्दी भगवान। से आपकी शरण में सब तरह के लोग आ जाए, बिल्कुल भांति सही। भांति के लोग आपकी शरण में आ जाए। ऐसा कौन सा बिजनेस है ये छोड़ के? तो बाबाओं का जब बिजनेस चलेगा तो लोग तो आएंगे ही। हाँ सही खैर, बात है। अब मुझे लग रहा है कि ये ऐसा ऐसा मुद्दा है कि इसको बहुत ज्यादा ना किसी दिन समझ के, करेंगे। इतना इंडिकेशन बहुत है। अब हम किसी अब हम अपनी अब हम संजय जी अपनी राजनीति जी की बात इसलिए करते हैं कि उत्तर प्रदेश को आप समझना चाहिए कि जो चीज बिहार में हुई है उसकी परछाई उत्तर प्रदेश में आने वाली है। हाँ देखिए, हो सकता है काफी हद तक ममता बनर्जी एक अच्छी लड़ाई लड़ेंगी, वो फाइटर हैं, वो जीत भी सकती हैं, वो बात का विषय है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश को दूसरे लिहाज से देख रहा हूं। जैसे आपने सिर्फ 2 नाम गिनवाए कि शिवसेना को भाजपा ने खत्म कर दिया और पंजाब की जो अकाली दल थी उसको खत्म कर दिया, आप अपने राज्य का नाम कभी नहीं बताते। जो हाँ आपकी हाँ प्यारी बहन जी हाँ को कहां पर ले जाकर छोड़ा, आपको हाँ। याद होगा। बहन जी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और मुझे तो बखूबी याद है, तब तो हम रिपोर्टिंग में नए नए थे, और हम तो लखनऊ में मुझे लगता है उससे लंबे समय तक रहे नहीं, हम तो 1 महीना लखनऊ में लेटे थे, वहीं जो सरकारी गेस्ट हाउस था। और वहां पे रोजाना जो है, आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, राजा भैया नरेश अग्रवाल ने अलग मोर्चा खोला हुआ है, और बहन जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेगी, कभी कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और 6 महीने तक कोई मुख्यमंत्री बना ही नहीं था। तो वो हाँ जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया था, और कितने लोगों को तबाह उसमें कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस को खत्म कर दिया, मायावती को खत्म कर दिया, राष्ट्रीय लोकदल को खत्म कर दिया, और मुलायम सिंह का गधा थोड़े दिन चला, और आज मुलायम सिंह अकेले बचे हुए हैं अखिलेश यादव को। सही अब बात है। अखिलेश यादव किस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे, अखिलेश यादव तेजस्वी प्रताप से क्या अलग करेंगे, ये बात किसी भी। देखने वाली है। हाँ और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, अखिलेश जी उसका कैसा सामना करेंगे, इतने दिन पहले क्या उनकी कोई रणनीति है, या वो भी ऐसे ही धूल में लट चलाएंगे? ठीक बात है, ये भी बहुत आने वाले ये टाइम में सब होगा। बड़ा सवाल है, ये हाँ, बड़ा केशव सवाल। भेजी दिया गया बिहार में, केशव मौर्य को आगे बढ़ा ही रहे हैं खेल का। और मैं आपने मुझसे वो बहुत बढ़िया बात कही कि भगवान जी को भी चार्टर प्लेन में बराबर में बिठा के ले जा रहे हैं वो। तो मुझे वो लाइन यहाँ बड़ी अच्छी लगती है, राम नहीं सकता के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। और अब हाँ। मुझे समझ में आया आपने जो कहा, अब की से मोदी जी ने मेरा चैनल बंद कराया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा नहीं चैनल खुलवाने के लिए, मैं भी अपना स्वामी संजय आनंद एक चैनल खोल हाँ, लूंगा। हाँ, 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 भक्ति वाला कांग्रेस शुरू कर दीजिए। हाँ। शुरू कर देंगे, मैं भी प्रवचन बढ़िया बढ़िया दे दूंगा। हो सकता है कि हम्म। वहां दुकान चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, इतनी मजेदार मजेदार बातें हुई। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिए। तो ये देखिए मलिक जी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, कमेंट करिएगा। थैंक यू।